जय हिंद दोस्तों। एग्जाम जीएस में आपका फिर से स्वागत है। आज का एपिसोड नंबर 2 में हम लोग देखेंगे। कल थोड़ा सा हम लोग का वीडियो कट हो गया था, प्रॉपर वे में अपलोड नहीं हो पाया था, तो कल हम लोग 25 नंबर तक ही क्वेश्चन कर पाए थे स्पार्क टेस्ट सीरीज का, जो कि 67 और 68 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें आगे हम लोग आज बिना टाइम को वेस्ट किए देखते हैं। तो आप सबों से निवेदन है कि प्रॉपर वे में इसको देखते रहिए, और आपका एक भी क्वेश्चन में एग्जाम से वादा यही कर रहा हूँ कि 120 प्लस एग्जाम में आपको आना अनिवार्य है, आना ही पड़ेगा। आप टेस्ट सीरीज को देखो, मैं एक एक टॉपिक पर आपको विश्लेषण करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग किए थे कल। आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसी को देखिए पहले। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। केवल इंडियन एयरलाइंस, केवल सहारा एयरलाइंस, केवल रॉयल नेपाल एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी। का आंसर हो जाएगा नंबर डी। तो अगर बात किया जाए किसका, तो बात किया जाए जो बिहार में किन किन विमान सेवाएं के द्वारा विमान उपलब्ध कराई जाती है, तो इंडियन एयरलाइंस है, सहारा एयरलाइंस है एंड रॉयल नेपाल इन जो एयरलाइंस है इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। अब कहाँ से स्थित कराई जाती है? तो पटना में जो आपका हवाई अड्डा है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से आपको नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधे जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ भी देगा कहाँ कहाँ के लिए फ्लाइट जाती है, या पूछा हुआ है बीपीएससी में भी। तो यहाँ से नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची। रांची से भी जुड़ा हुआ है। इस चीज को याद रखिए, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है, तो आप लोग इस चीज को एग्जाम में इस बेटर रहेगा आप लोग के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल जो है कहाँ पे है? ये आपको चाइना में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी। तकला मकान मरुस्थल जो है ये चीन में 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 41 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये तारिम बेसिन में स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि तकला मकान मरुस्थल किस बेसिन में स्थित है? तो तकला ये कहाँ पे किस बेसिन में है भैया? ये जिस बेसिन में उसका नाम क्या है? तारिन बेसिन। तारिन बेसिन में ये उपलब्ध है। 27 नंबर का 27 नंबर का आंसर। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा। अब कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आपको अच्छा से अगर करना है 1 बाय 1 करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 1 बाय 1 क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन बनता है। तो हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंस से ही कीजिए। हर एक क्वेश्चन अगर 25 क्वेश्चन भी अगर पर डे कर रहे हैं, तो आपका मे बी अगस्त लास्ट में अगर एग्जाम होती है तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। मैं अभी स्पार्क का टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ, फिर आपको हर एक दृष्टि का टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, फिर आपको हर एक एसपीटी का टेस्ट शीट करवा दूंगा, सारा करवा दूंगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? जोड़ने की बात हो रही है। किसी की बात हो रही है? जोड़ने की बात हो रही है। इस चीज को याद रखिएगा, किसी की बात हो रही है? जोड़ने की बात हो रही है। किसको किसको भैया? तो हिंद महासागर को और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है?
ये जोड़ती है बाब अल मंदेब। कौन सी जोड़ती है? बाब अल मंदेब जो है, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तो अगर हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है, लेकिन अगर पूछ दें किन दो देशों को अलग करती है, ये यमन और किसको? यमन और जिबूती को। यमन और जिबूती को क्या करती है? अलग करती है। यमन और जिबूती को अलग करती है। इसी को याद रखिएगा, पूछ देगा जो बाब अल मंदेब किन दो देशों को अलग करती है? यमन और जिबूती को अलग करती है और दो सागरों को जोड़ती है, लाल सागर और लाल सागर और हिंद महासागर को। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन, 90 ईस्ट रीज कहाँ पे स्थित है? 90 ईस्ट रीज कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 29 का हिंद महासागर में। कहाँ पे हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी। 90 ईस्ट रीज कहाँ पे स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इस चीज को आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ऐसा बोल रहा, ऐसी बिहार की योजना का नाम बताइए, उसकी योजना, ऐसा कौन सा योजना का स्थापना किया गया था जो एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देती थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIP। IIP क्या हो जाएगा? IIP हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIP, ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या 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 किया गया था? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात किया गया था, जिसमें कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात की गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर लीजिए। 32 नंबर देखते हैं। बोल रहा है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो ऑप्शन है जीरोफाइट, ऑप्शन है आपको जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट और सेक्यूलेंट। तो इसका आंसर आपको पता भी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 32 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, हेलोफाइट। जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हेलोफाइट बोलते हैं। वहीं जो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जीरोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या बोलते हैं? जीरोफाइट बोलते हैं। और अगर यही जल में अगर उगने वाले पौधे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोफाइट। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोफाइट। इसी को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछती है, इसी को याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है? पर्यावरण किससे बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है? तो ऑप्शन क्या है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, आकाशीय घटकों से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो बीपीएससी का फेवरेट सेक्शन है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बीपीएससी का फेवरेट सेक्टर है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो पूछा पर्यावरण किससे बनता है? तो चाहे वो जीवीय घटक हो या भू आकृतिक घटक हो या अजैव घटक हो या आकाशीय घटक हो, सारा घटकों को अगर हम लोग पार्ट को अगर मिलाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। चलिए,
अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, संवहनीय मतलब वेस्कुलर, संवहन को क्या बोलते हैं, वेस्कुलर। संवहनीय वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो अगर देखेंगे संवहनीय वेस्कुलर प्लांट में पानी अगर ऊपर जाने के बाद क्या होता है, किससे होता है, जाइलम टिश्यू से होता है। किससे होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, जाइलम टिश्यू। तो संवहनीय वेस्कुलर टिश्यू में पानी ऊपर किससे जाता है, तो ये जो जाइलम टिश्यू है इससे पानी ऊपर पहुंचता है। इसी को याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है, ये जो जाइलम टिश्यू है ये किस प्रकार का टिश्यू है, एक जटिल उत्तक है, जटिल टिश्यू है जो जड़, तना और पत्ती में जो स्थित संवहन होता है ना, इसको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, ये वेस्कुलर बंडल में मौजूद होती है। यह जल का संवहन उत्तक, वाटर का कंडक्टिंग टिश्यू भी कहलाता है जाइलम को, और इस कार्य को क्या करता है, जड़ों से लेकर के, जड़ों से पानी को अवशोषित करके, पानी हो गया, खनिज लवण हो गया, इसको क्या करता है, पौधों के विभिन्न भागों तक को पहुंचाता है। कौन, जाइलम। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, फूल बनने मतलब कौन सा भाग जो बाद में फूल बन जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पर्ण। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्ण। अगला क्वेश्चन क्या है, खनिज प्रणाली, खनिज मिनरल क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, खनिज मिनरल क्या है, द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है, या फिर कार्बनिक ठोस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको नंबर ई। क्या हो जाएगा, नंबर ई। खनिज मिनरल क्या है, ये अकार्बनिक ठोस भी है और कार्बनिक ठोस भी है। तो दो ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका एक से अधिक हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आते हैं 37 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। सहज प्रणाली का परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल सिस्टम। तो नेचुरल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, नेचुरल जो क्वेश्चन क्या बोलता है, जो नेचुरल सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है उसका परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट कैसे होता है, किस अंग से होता है, या उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन बोलता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रणाली की स्वपोषी। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। क्या हो जाएगा, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। या फिर आपको इसे भी बोल देगा स्वपोषी क्रिया क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल सिस्टम इज डिस्क्राइब एज अ सेल्फ सस्टेन प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। मतलब अगर किसी भी नेचुरल प्रोसेस का जो डेवलपमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खुद से जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं सेल्फ सस्टेन प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। तो मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी क्रिया बोलते हैं, मतलब खुद से वो अपना जो डेवलपमेंट कर रही है। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। 38 नंबर किसका क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी में क्या है ऑप्शन आपका, तो डी में आपका ऑप्शन है अनुवांशिक और विचरण, अनुवांशिक और विचरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो जेनेटिक्स, जो हम लोग जेनेटिक्स के बारे में जो पढ़ते हैं वो किसका अध्ययन उसमें हम लोग करते हैं, अनुवांशिकता का, इनहेरिटेड का मतलब कैसे हेरिटेड होता है, मतलब अनुवांशिकता मतलब एक पेरेंट से चाइल्ड में कैसे, या चाइल्ड से उसके बच्चे में कैसे जा रहा है, उसी का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता और विचरण मतलब एक दूसरे में जो फैल रहा है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स से बोलते हैं। तो चलिए 38 नंबर हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, कायिक जन्म। क्या हो जाएगा, कायिक जन्म पे आधारित है। किस पे है, कायिक जन्म पे आधारित है। चलिए ये हो गया 39 नंबर। 39 हो गया। आते हैं 40 नंबर में। 40 नंबर में क्या बोलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भ्रूण जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो, किस में मिलता है। भ्रूण इम्ब्रियो किस में मिलता है, फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में।
इसमें किस में मिलेगा, तो इसमें हो जाएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, भ्रूण जो होता है किसी चीज का वो उसके बीज में मिलता है। बीज मतलब कहने का मतलब अंडाणु, बायोलॉजिकल टर्म जिसको अंडाणु बोलते हैं। तो भ्रूण जो किसमें मिलता है, ये बीज में मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या है, दुमटी जिसको लोम मिट्टी भी बोलते हैं, दुमटी मिट्टी में कौन सा कण मिलता है। दुमटी मिट्टी को ही क्या बोलते हैं, दुमटी मिट्टी को ही लोम मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोम मिट्टी बोलते हैं। तो दोमट्टी मिट्टी कौन सा कण मिलता है, तो दोमट्टी मिट्टी में बालू का कण मिलता है, चिकना कण मिलता है, पांचू कण मिलता है, या सभी प्रकार के कण मिलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भैया डी। इसमें दोमट्टी मिट्टी में सभी चिकना कण भी होता है, बालू का कण भी होता है, पाश कण भी होता है। देखो ना, आप लोग नॉर्मली सोच भी सकते हो, बाय ट्रिक से भी लगाना चाहोगे, अगर नहीं आता है तो मिट्टी में तो सारा पार्ट रहता है, तो उसमें आप लोग इसमें लगा सकते हैं, सभी प्रकार के कण मिलते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न से किसमें मिलता है। ऑप्शन क्या है, खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में और रासायनिक यौगिक में। देखो यौगिक में नहीं होगा, मिश्रण में नहीं होगा, कोई एलिमेंट ही होगा ना, तत्व ही होगा ना, तो नेचुरल एलिमेंट होगा। मतलब इसका 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व में। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। पौधे को सबसे अधिक मिट्टी की अगर बात की जाए, पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बलुई मिट्टी। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चिकनी मिट्टी, पांच मिट्टी, बलुई मिट्टी और लोम मिट्टी। आंसर क्या हो जाएगा, बलुई मिट्टी। क्या हो जाएगा, बलुई मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और ऑक्सीजोम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 45 का आंसर हो जाएगा सी। 45 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर मतलब क्लोरोप्लास्ट में। कहने का मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, कि क्रिया पौधे में हरे भाग में पाए जाने वाले जो क्लोरोप्लास्ट में है ना, क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। जो पौधों में जल या फिर सनलाइट जिसको प्रकाश बोलते हैं, पर्णहरी जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो कहाँ पे होता है ये, एक क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, महाद्वीप अलग कैसे हुए। ज्वालामुखी के फूटने से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, विवर्तनिक क्रिया से। ऑप्शन सी, चट्टानों के गलन एवं भ्रसन से। ऑप्शन नंबर डी, विस्फोट से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तनी क्रिया से। क्या हो जाएगा, विवर्तनी क्रिया से, विवर्तनी विवर्तनिक विवर्तनिक क्रिया से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, विवर्तनिक क्रिया से। अब तो समझिए थोड़ा सा, कि विवर्तनिक क्रिया होता है जिसको टेक्टोनिक एक्टिविटी बोलते हैं, कि परिणाम स्वरूप ही एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक होते हैं। एक अल्फ्रेड वेगनर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बोला, 1921 ईस्वी में संपूर्ण विश्व की जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए अपना महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो कौन पूछ देगा, ये अल्फ्रेड वेगनर थे। उनके अनुसार क्या बोले इन्होंने, बोले जो कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ, विश्व में संपूर्ण महाद्वीप में एक विश्व जो जितना भी महाद्वीप है ना, एक ही मिला हुआ था, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था, उन्होंने पेंजिया नाम दिया था। और जो विशाल स्थल खंड था उसको नाम क्या दिया था, उसको नाम दिया था पेंथलासा। क्या, पेंथालासा। क्या नाम दिया था उसको, पेंथालासा। तो पेंथालासा नाम दिया था। और इसी यही बाद में जाके कालांतर में क्या होता है, पेंजिया में विखंडन होने से तथा विखंडित भाग के प्रभावित होने से विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों के वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई। तो 1960 आते आते क्या हुआ, 1960 आते आते क्या हुआ,
हेरी हेस नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बोले, जो महाद्वीपीय भागों से संबंधित अपना प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिए, इन्होंने प्रस्तुत किए। इसके अनुसार इन्होंने क्या बोले, जो सभी महाद्वीप एवं सभी जो महासागर है, ये विभिन्न प्लेटों के ऊपर स्थित है। मतलब एक पे एक प्लेट है, अब धरती के नीचे प्लेट है, उस प्लेट पे स्थित है, जो हमेशा से क्या है, संचरणशील है, मूवमेंट करते रह रहा है। इनकी गति के कारण से ही जो कार्बोनिफेरस काल में विशाल स्तर जो स्थलखंड पेंजिया था, इसमें विखंडन से निर्मित प्लेटों का स्खलन हुआ, जिससे कालांतर में क्या हुआ, महाद्वीपों एवं महासागरों का वर्तमान जो स्वरूप है, ये स्वरूप हमको मिला। तो आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है, निर्माण में कौन सा सौरमंडल, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, निहारिका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। क्या हो जाएगा, निहारिका। क्या हो जाएगा, निहारिका। इस चीज को याद, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा निहारिका, क्योंकि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, ये सारा सौरमंडल का भाग है, और निहारिका जो है, ये निहारिका ग्रह का भाग नहीं है, सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ग्रह का भाग किसको बोलते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, या फिर अनेक आकाशीय पिंड के समूह को ही, ऐसा समूह के परिवार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सौरमंडल या सोलर सिस्टम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। तो इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। कैसे, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। क्या, NaCl बोले तो नमक, NaCl किससे बनता है, ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, 49 नंबर क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या क्या ऑप्शन क्या है, जीन के सम्मिश्रण से, इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं, ब्लेंडिंग से होता ही है। तो ऑप्शन ए तो होगा ही होगा इसमें। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। क्रोमोसोम के बदलाव से ये भी होगा, जीन के मिश्रण से, जिसको सफलिंग बोलते हैं, इनसे भी होगा। तो उपरयुक्त में से सभी, और ऑप्शन नंबर ई में है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से सभी। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अरब सागर के पानी का औसतन खरापन है, अरब सागर के पानी का औसतन खरापन कितना भाई, तो ये 35 पीपीटी पार्ट पर मिलियन जो है, 35 पीपीटी है अरब सागर का पानी का औसतन। इसी का भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन और रियाद। इसका आंसर तो आप लोगों को पता भी होगा, सिडनी शहर ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया की क्या है, राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। और रियाद किसकी राजधानी है, सऊदी अरब की। वेलिंगटन किसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्या है, डूरंड कप। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, आंसर डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, आप लोग जानते भी होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डूरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। किसे, फुटबॉल से। डूरंड कप खेल फुटबॉल से संबंधित है। अगर डूरंड कप की शुरुआत की बात किया गया, कब शुरुआत किया गया था, तो 1888 ईस्वी में डूरंड कप की शुरुआत किया गया था। कब, 1888 ईस्वी में। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें सारा कुछ लिखा रहेगा, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रस्तुत होता है। जी किसके लिए होगा भैया, तो जी है ऑप्शन नंबर सी पे है आपको, जनरेशन। तो जी क्या होगा, जी हो गया जनरेशन। क्या हो जाएगा, जनरेशन। अगला नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। राज्यसभा में होते हैं,
राज्यसभा में आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं आप लोग को इसका सही आंसर होगा उसमें बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा 54 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या है सी में 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। समझिए थोड़ा सा इसको। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। कौन सा सदन है? उच्च सदन है। इसमें कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित किए जाते हैं, वो किस फील्ड से आते हैं, चाहे वो साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, समाज सेवा हो गया, या विशेष ज्ञान का जिसको अनुभव होते हैं उनको क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको मनोनीत किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किया गया क्योंकि अब ऑप्शन में आप लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या है, तो अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैं ऑप्शन में बता देता हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जब पीडीएफ में देखिएगा तो इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, मतलब हर एक ऑप्शन को देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया था, मनाया था। कब? 1930 में। किसके द्वारा भैया? लाहौर अधिवेशन में। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस नदी के किनारे? नदी कौन था भैया? तो नदी था रावी नदी के किनारे। तो इस चीज को समझिए। भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस इसी तिथि को 1930 ईस्वी में क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता के पूर्व तक स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में मतलब मनाया जाएगा, ऐसा इन्होंने वचन लिया था, ऐसा इन्होंने बोला था। अगला 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 56 नंबर क्वेश्चन बोलता है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसको प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको भैया? लोक लेखा जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, लोकसभा के स्पीकर को या लोकसभा के अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो 56 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जानते हैं हम लोग। इस समिति में कितना सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और 1967 में इसका स्थापित करने की प्रथा हुआ और इसका जो समिति होते हैं, इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल के ही सदस्य होते हैं, विपक्षी दल के ही सदस्य होते हैं। कभी कभी पूछ देता है इसके जुड़वा बहन किसको बोलते हैं? इसका जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति को इसके जुड़वा बहन बोलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? 57 को नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हाँ, जो इसका आंसर होगा, आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग वहां जाकर क्लियर कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। बी क्या है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन विधेयक की शुरुआत भाई राज्यसभा में नहीं होती है। धन विधेयक की जो शुरुआत होती है ये कहाँ पे होती है? ये धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में कहाँ होती है? लोकसभा में होती है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा बी। अब समझिए थोड़ा सा, धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पर उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है। यदि राज्यसभा उसे पारित करके 14 दिन के अंदर लोकसभा को नहीं भेजती है तो विधेयक को क्या बोला जाएगा? पारित मान लिया जाएगा। जिस रूप में लोकसभा पारित किया था उसी रूप में इसको पारित मान लिया जाएगा। जो अनुच्छेद आर्टिकल 110 है इसके अनुसार धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। अब कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा?
इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन उनके संबंध में अपनी सिफारिश दे सकती है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है तथा उसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। तो इस यहाँ से आप लोगों का ढेर सारा क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसी पे याद रखिएगा। आर्टिकल भी पूछ देगा या फिर लोकसभा को विशेष अधिकार भी है धन विधेयक के मैटर में राज्यसभा के अकॉर्डिंग। अगर राज्यसभा और लोकसभा को कंपेरिजन करने के लिए आप लोगों को बोल दिया जाए तो आप लोग वहाँ पे इस पॉइंट को उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है समझिए। 58 नंबर क्वेश्चन बोलता है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा ये गैर नागरिकों को उपलब्ध कौन सा है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है ऑप्शन नंबर ए, ये जो भारतीय नागरिक को भी और जो विदेशी नागरिक है गैर नागरिक हैं उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये भारतीय नागरिक को ही ओनली अवेलेबल है। देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता है भारतीय नागरिक को ही ओनली प्राप्त है। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 59 नंबर में। 59 नंबर थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा लेंदी जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग को एक क्वेश्चन से 7 से 8 क्वेश्चन बन रहा है तो थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है। अतिरिक्त मान जो है ये किसके बराबर होता है, ये निर्गत आगत का जो 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 आप लोग मतलब एक्सपोर्ट किए इंपोर्ट किए दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं अतिरिक्त मान। क्या बोलते हैं, अतिरिक्त मान। तो अगर अर्थशास्त्र में जाइएगा ना तो अर्थशास्त्र का यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाभ, या यूनिट मूल्यह्रास लागत जो होता है, मतलब लाभ जो होता है या फिर दोनों चीज का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अतिरिक्त मान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 395। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। इसको थोड़ा सा समझिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगर अनुच्छेद 356 की बात करें, इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन, इसको राज्य में आपातकाल की घोषणा की जाती है। और आर्टिकल 360 की अगर बात करें, इसमें राष्ट्रपति द्वारा देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। किसकी, वित्तीय आपात की घोषणा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो पंजाब में सबसे ज्यादा लगाया गया। मे भी 10 बार की 12 बार एक बार कंफर्म कर लीजिए, लेकिन पंजाब है इसमें। 61 नंबर 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, दोस्तों हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि अब क्या होगा ना, अभी मेरा जो लिमिट टाइमिंग लिमिट है ये समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग आज यहीं पे छोड़ते हैं। 25 से हम लोग स्टार्ट किए, 61 नंबर क्वेश्चन तक आते हैं, 65 तक करते हैं फिर हम लोग छोड़ते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। अगर बंद हो जाएगा, मतलब बीच में लेक्चर बंद हो जाएगा, तो फिर से मैं कोशिश करूंगा स्टार्ट करने के लिए, लेकिन यही हम आप लोग को अपलोड कर देंगे और अगला पार्ट जो है ये आज ही या फिर कल इसको फिर हम अपलोड कर देंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, 61 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका जो आंसर सही जो आंसर है मैं उसको आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। डी नंबर में क्या है जो सही नहीं है, डी नंबर में क्या बोला गया है, डी नंबर में बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय और अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भाई कोर्ट मार्शल, जो सेना का कोर्ट मार्शल होता है, इसकी सुनवाई नहीं करती है। इसकी सुनवाई कौन करता है भैया, इसकी सुनवाई राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, इसका सारा जो ऑप्शन है सारा ऑप्शन सही है।
62 नंबर क्या क्वेश्चन बोलता है, 62 नंबर को देखते हैं। बोलता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है आपको राज्यपाल। कौन होते हैं, राज्यपाल। तो भारत अगर हम लोग देखेंगे राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख भी राज्यपाल को ही बोलते हैं। जो मंत्री परिषद की जो राज्य की मंत्री परिषद होती है, इसके सलाह के अनुसार कार्य करती है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार भी दिया गया है। ऐसे मामलों में वे मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकते हैं। तो क्या आप लोग को पॉलिटी में बताएंगे हम लोग जो कैसे विवेकाधिकार कहाँ कहाँ मिला हुआ है। आगे आते हैं 63 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी और कानपुर। इसमें से देखिए, इसमें आपको ऑप्शन थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। ऑप्शन को कैसे हम लोग छांटेंगे, कैसे इसको हम लोग ऑप्शन देख करके कैसे सही करेंगे, इसको समझिए। भागलपुर नदी के किनारे है, बिल्कुल है। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल है। कानपुर गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल है। तो उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे है, नहीं है। क्यों काशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो फतेहपुर, कानपुर एवं भागलपुर शहर गंगा नदी के किनारे है और उत्तर के जो काशी है गंगा नदी के किनारे नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। बोल रहा है कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार भी है। निम्न से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार, जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके ऐड किया था। अगला आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर है, तो 15 डिग्री देशांतर पे 1 घंटा, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो काहिरा का जो समय है ग्रीनविच से कितना घंटा, 2 घंटा आगे हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर देखेंगे तो काहिरा किसको बोलते हैं, मिस्र को। तो मिस्र का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो इसका 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे पड़ता है। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या होने से क्या हो जाएगा, ये 2 घंटा आगे हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट डे से हम लोग देखते हैं, मंडे से नहीं होगा, मंडे या ट्यूसडे से हम लोग 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का हम लोग एक सेट बनाएंगे और 100 क्वेश्चन का सेट डेली करेंगे। और हम लोग टॉपिक वाइज बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स या फिर पॉलिटी या फिर आपको हिस्ट्री, साइंस, हर एक का टॉपिक वाइज एग्जाम से रिलेटेड हम लोग उसको भी करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग अपना पढ़ाई में लगे रहिए। गुड नाइट।